हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम घटना चक्र के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ आपकी 69th बीपीएससी को टारगेट करते हुए चलाई जा रही है और एक रिवीजन सीरीज़ के रूप में यह काम करेगी। तो अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में रिवीजन घटना चक्र के माध्यम से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल साइंस में आपको 3 चीज़ों को कवर करना है: भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। आज की क्लास में हम आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है डी, डार्विन। आपको याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है और ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, 2019 के 65th बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन के द्वारा मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो आपको बताना है यहाँ पर एंटीबायोटिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएंगे। तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन ये आपकी एंटीबायोटिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। तो चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। 5वां क्वेश्चन है आपका, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन का मतलब कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। 6वां क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। देखिए, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है आपका, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको स्टार लगाकर याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेब। सेब एक सच्चा फल
नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सच्चा फल या फिर असत्य फल क्या होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिए। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, काजू, नाशपाती। तो इन एग्जाम्पल को आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों, ये आपके असत्य फल हैं, ना कि सत्य फल। 9वां क्वेश्चन है आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली। लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है। देखिए, लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। 10वां क्वेश्चन है आपका, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फूल की कली। तो आपको पता है लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 11वां क्वेश्चन है आपका, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो आपको याद रखना है अदरक तना होता है, जड़ नहीं होता, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड ये बेसिकली तने की विशेषताएं होती हैं। देखिए, नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 12वां क्वेश्चन है आपका, पादप कली है। तो पादप कली है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एक भूर्णीय टहनी। पादप कली है एक भूर्णीय टहनी। देखिए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 13वां क्वेश्चन है आपका, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। देखिए, लवण मृदोभिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क। तो आप देख सकते हैं EEG मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। 15वां क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 17वां क्वेश्चन है आपका, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। 18वां क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए की खोज किसने की। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए। तो आपको पता होना चाहिए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। 20वां क्वेश्चन है आपका,
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। सुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों, ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 21वां क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। 22वां क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है। देखिए, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। 23 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन D2। आपको याद रखना है, विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसी के साथ में आपको कुछ और पॉइंट को भी याद रखना है। देखिए, ये हमने देख लिया कि विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है, तो इनको आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। 26 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरीबेरी। तो ये आपका एक गलत युग्म है, इसीलिए ये सही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। देखिए, रेटिनॉल, जीरोफिथैल्मिया सही है, साइनोकोबालामीन रक्त अल्पत्ता, अर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेटस, ये विटामिन के साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है इनका मैच करने के लिए आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से देखिए, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से जीरोफिथैल्मिया रोग होता है। दूसरा है साइनोकोबालामीन, तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है और विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पत्ता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरीबेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन, तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है, न कि टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो आपको यहाँ पर गलत चुनना है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए,
सूर्य का प्रकाश एवं काढ़ यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। 28 क्वेश्चन है आपका, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। 29 क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। 30वां क्वेश्चन है आपका, आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा RH कारक। तो आपको पता है कि आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 31 क्वेश्चन है आपका, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। देखिए मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली HG तथा प्रसारण दाब 80 मिली HG होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। 32 क्वेश्चन है आपका, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1200 सीसी। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, इंसुलिन है तो इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म प्रोटीन है, पेप्टाइड है, जिसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। 34 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन एक आपका हार्मोन है। 35 क्वेश्चन है आपका, महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। आपको याद रखना है महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। 36 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। इसको भी आपको याद रखना है। 37 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मस्तिष्क में। आपको याद रखना है पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 39 क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका अंग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है।
क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। 40 क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। तो सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। 42 क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 43 क्वेश्चन है आपका, भ्रूण किस में मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन सी बीज। तो पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। 44 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, सही आंसर है ऑप्शन ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरैम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही होंगे। 45 क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड और कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के। तो टाइफाइड और कोलेरा जल जनित बीमारी होती हैं। देखिए 46 क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी यकृत। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। 47 क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, सही आंसर है ऑप्शन ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। 48 क्वेश्चन है आपका, ऑन्कोजीन संबंधित है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी कर्क रोग से। ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। देखिए ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। 49 क्वेश्चन है आपका, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, सही आंसर है ऑप्शन ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। फाइनली 50वां क्वेश्चन है आपका, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। देखिए विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 50 बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोगों को सपोर्ट करना है, अच्छे से रिस्पॉन्स करना है कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।